अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण 1301। कल हम हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पर किए गए दो सैनिक अभियानों को देखा, जिसमें पहले सैनिक अभियान में नुसरत खां, उलुग खां, अलब खां आए और दूसरे सैनिक अभियान में नुसरत खां और उलुग खां आते हैं। दूसरे सैनिक अभियान में नुसरत खां और उलुग खां के द्वारा झाइन पर अधिकार कर लिया जाता है, किंतु इस अधिकार के समय नुसरत खां की मृत्यु हो गई और ऐसे में उलुग खां ने स्थिति को गंभीर समझते हुए और रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से और सेना की मांग की। अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज किया। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थिति को महत्वपूर्ण समझा और स्वयं एक बड़ी सेना लेकर के रणथंभौर पहुंच गया। उसकी बात ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी 1301 में रणथंभौर पहुंचा। एक इतिहासकार है जिनका नाम है याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी ने कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना हमीर से अधिक थी और हमीर के पास 12,000 के आसपास घुड़सवार थे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग एक साल तक रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला। ठीक है। राजपूतों की बात में बता चुका था। राजपूतों के जो दुर्ग होते थे ऊंची पहाड़ी पर होते थे और ये सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे। जब उनके सामने जो दुश्मन सेना होती थी वह अगर उनसे कम है संख्या में या कमज़ोर है तो यह सामने प्रत्यक्ष लड़ाई उनसे लड़ते और उन्हें पराजित करते। जब उन्हें लगता था कि विजय संभव नहीं है तो ये दुर्ग में रहते और उसके द्वार बंद कर लेते और दुर्ग में चढ़ाई आसानी से दुश्मन सेना के द्वारा नहीं की जा सकती थी क्योंकि वह पहाड़ों पर बना हुआ था। तो ऐसी स्थिति में राजपूतों ने कई बार अपनी प्रतिरक्षा या अपनी रक्षा इन किलों के माध्यम से की थी जब मुसलमानों के या दुश्मन सेना के आक्रमण हुए थे। तो ये उस समय की स्थिति को समझते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग एक साल तक दुर्ग का घेरा डाला ऐसा माना जाता है, किंतु जब उसे इसमें दुर्ग को जीतने में सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ कूटनीति का सहारा लिया। ठीक है। मुसलमानों ने या तुर्कों ने भारत में जितने भी विजय किए वह अधिकांश विजय कूटनीति या छल या रणनीति से की गई है। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस युद्ध को जीतने के लिए कूटनीति का सहारा लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान के सेनापति रणमल, एक का नाम पीछे हम करके आए थे रतिपाल, और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था सुरजन सिंह। इन तीनों को धन का लालच देकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला लिया और जो महत्वपूर्ण सेनापति था जिसका नाम था रतिपाल, इसे दुर्ग का लालच दिया गया। किसका लालच दिया गया? दुर्ग का लालच। तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी रणमल, रतिपाल, सुरजन सिंह को कूटनीति के माध्यम से मिला लेता है। अब कैसे इनकी मुलाकात हुई? अमीर खुसरो, ठीक है, एक इतिहासकार है जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ रणथंभौर अभियान में गए थे। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इतिहासकार रणथंभौर अभियान पे गया जिसका नाम था अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो ने इस युद्ध की जानकारी जिस पुस्तक में दी है उस पुस्तक का नाम है खज़ाइन उल फुतह। ठीक है। अमीर खुसरो ने यह जानकारी अपनी जिस पुस्तक में दी है, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर की युद्ध की जानकारी जिस पुस्तक में दी है उस पुस्तक का नाम है खज़ाइन उल फुतह। ठीक है। तो अमीर खुसरो ने कहा कि लंबे समय तक चले घेरे की वजह से दुर्ग में जो रसद सामग्री है उसमें कमी आ गई। दुर्ग में जो रसद सामग्री है उसमें कमी आ गई और अमीर खुसरो कहते हैं कि इस समय ये कमी इतनी अधिक थी कि दुर्ग में 2 सोने की मोहरों के बदले चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि इतनी अधिक रसद सामग्री कमी आ गई कि 2 सोने की मोहर के बदले चावल का एक दाना भी नसीब में नहीं हो रहा था।
तो ऐसी स्थिति को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी और हमीर दोनों संधि प्रस्ताव को लेकर के बात करते हैं, और इस संधि प्रस्ताव के लिए जिसे भेजा गया उसका नाम था रतिपाल। और जब रतिपाल की अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात हुई तो अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का लालच और धन का लालच देकर के रतिपाल को अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, अपनी ओर मिला लिया, और बाद में रतिपाल ने रणमल और सुजन सिंह को भी अपनी ओर मिला लिया। किंतु स्थिति गंभीर होती चली गई। दुर्ग में रसद सामग्री की समाप्ति हो गई। अब अलाउद्दीन खिलजी रणबल और रतिपाल की तरफ से आश्वस्त हो ही चुका था। तो ऐसे में हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने का निश्चय किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने का निश्चय किया और दुर्ग के द्वार खोल दिए गए। हमीर और उसके सेनानायक जो उसके साथ थे उनके द्वारा केसरिया धारण किया गया। ठीक है, मैं पीछे चर्चा कर चुका हूँ केसरिया, जौहर और साका। मैं एक बार फिर से बोल करके बता देता हूँ। जब राजपूतों को युद्ध में जीतने की उम्मीद नहीं रहती तो वह दुर्ग के द्वार खोल करके केसरिया वस्त्र धारण करके दुश्मन सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और इनकी पत्नियां, रानियां और स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर कर लेती है। जब ये दोनों घटनाएं एक साथ घट जाती हैं तो इसी स्थिति को साका कहते हैं। तो केसरिया धारण किया और अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हमीर वीर गति को प्राप्त हो गए। पीछे से इनकी पत्नी, हमीर की पत्नी जिनका नाम है रंग देवी, और इनकी पुत्री, ठीक है, एक पत्नी है एक पुत्री है, और इनकी पुत्री जिसका नाम है पद्मला या पद्मा। ठीक है, हमीर की पुत्री जिसका नाम है पद्मला या पद्मा के नेतृत्व में रणथंभौर दुर्ग में जल जौहर हुआ। यह राजस्थान का, संपूर्ण राजस्थान का पहला जौहर था। ठीक है, इससे पहले जौहर के हमारे पास कोई महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है राजस्थान से, तो यह राजस्थान का पहला जौहर था जो कि रंग देवी के द्वारा रणथंभौर में अपने नेतृत्व में किया गया था। और ये जौहर जिस श्रेणी का था वह जल का था, यानी जल में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। और पीछे हमने पढ़ा था 1303 में पद्मनी ने अग्नि में कूदकर अपनी प्राणों की आहुति दी और अपनी सतीत्व की रक्षा की। तो यह राजस्थान का पहला जल जौहर था। हमीर देव के पराजित होने के बाद में 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हो गया। ठीक है, तो 11 जुलाई 1301 में हमीर देव को पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। रणथंभौर पर अधिकार के बाद अलाउद्दीन खिलजी के सामने उन दो विद्रोहियों को, जिनका नाम है मोहम्मद शाह और के हब्रू, उन दो विद्रोहियों को लाया गया। ये दोनों हमीर देव चौहान के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध में लड़ रहे थे, इसलिए युद्ध में अत्यधिक घायल हो गए थे और उनके शरीर पर कई घाव थे। जब अलाउद्दीन खिलजी के समीप लाया गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे प्रश्न किया कि अगर तुम्हारी चिकित्सा करवा दी जाए तो तुम क्या करोगे। तो मोहम्मद शाह और के हब्रू ने रिप्लाई किया या आंसर दिया, और मोहम्मद शाह काफ़ी क्रोधित होते हुए कहते हैं कि अगर मैं सही हो जाता हूं तो सबसे पहले मैं तेरा वध कर दूंगा। यहाँ तेरा से तात्पर्य है अलाउद्दीन खिलजी का वध कर दूंगा, और हमीर के किसी वंशज को मैं पुनः रणथंभौर का शासक बनाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमीर का कोई भी वंशज इस युद्ध के बाद नहीं बचा। अलाउद्दीन खिलजी इस बात को सुनकर क्रोधित होते और कहते हैं कि अगर ये तेरे शब्द मेरे लिए होते तो बहुत अच्छा होता। और यह कहकर अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह और के हब्रू
दोनों की क्या करवा दी, हत्या। अब बारी आती है, एक का नाम है रणमल और एक का नाम है रतिपाल। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया तो रणमल और रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी के समीप अपना हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। दुर्ग और धन की बात थी तो अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचते हैं रणमल और रतिपाल और अलाउद्दीन खिलजी से अपने हिस्से की डिमांड या मांग की। अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को एक कथन कहा कि अगर तुम अपने स्वामी के नहीं हो सके, ठीक है, अपने स्वामी या हमीर देव चौहान से तात्पर्य है, अगर तुम अपने स्वामी के नहीं हो सके तो मेरे क्या होगे। ठीक है, वो कहने का तात्पर्य यह है कि जो तुम अपने स्वामी के नहीं हो सके तो मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ, ना तुम्हारे धर्म का हूँ, तो ऐसे में तुम मेरा साथ कैसे दोगे, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। और ये कहकर अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल को भी मरवा दिया। तो आप देख सकते हो अलाउद्दीन खिलजी की नीति किस प्रकार से थी। तो किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल रतिपाल का सिर्फ यूज किया और रणथंभौर को विजय कर लिया। रणथंभौर विजय के बाद में जहाँ जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ आए उनका नाम था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने रणथंभौर विजय के बाद में एक कथन कहा और ये कथन ये था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया, घर। इस कथन का तात्पर्य यह है कि कुफ्र यानी काफिर और काफिर यानी हिंदू। तो इस गढ़ में यानी कि रणथंभौर के दुर्ग में काफिर रहा करते थे, हिंदू रहा करते थे, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार के बाद में अब इस पर अधिकार मुसलमानों का हो गया, यानी कि इस्लाम का अधिकार हो गया। रणथंभौर को विजय करने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ मंदिरों को तुड़वाया। ठीक है, मंदिरों को तुड़वाया और कत्लेआम करवाया। ठीक है, लोगों को मरवाया गया और यहाँ पर मंदिरों को भी क्या किया गया, तुड़वाया गया, जो अलाउद्दीन खिलजी की धार्मिक नीति की ओर इशारा करती है, यानी कट्टर इस्लाम की ओर इशारा करती है। अब रणथंभौर विजय हो गई। अलाउद्दीन खिलजी तो दिल्ली का सुल्तान है, तो ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी तो रणथंभौर पर रुकेगा नहीं। जैसे पीछे हमने जब चित्तौड़ पढ़ा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को विजय करने के बाद में चित्तौड़ का प्रशासन अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया था। तो उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को विजय करने के बाद में रणथंभौर का प्रशासन उलुग खां को सौंप दिया। ठीक है, रणथंभौर का प्रशासन किसे सौंपा, उलुग खां को सौंप दिया। और इस तरह से रणथंभौर पर तुर्कों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो ये बात थी अलाउद्दीन खिलजी और के रणथंभौर पर आक्रमण और हमीर देव चौहान की पराजय। राजस्थान का पहला जौहर जो रंग देवी के नेतृत्व में हुआ, पहला साका जो 1301 में हुआ, दूसरा 1303 में हुआ। तो ये हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के बात। ठीक है, मैं पुनः एक बार छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ आपके सामने ताकि एक बार पूरी पिक्चर आपको नजर आ जाए। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण 1303। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और लगभग 1 साल तक दुर्ग का घेरा डाला। जब उसे इसमें सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के सेनानायक रणमल, रतिपाल और सुजन सिंह को धन व दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी रणथंभौर अभियान पर गया था और उसने इस युद्ध की जानकारी खजाइन उल फुतह में दी है। ठीक है, अमीर खुसरो कहता है कि दुर्ग में रसद सामग्री कमी हो गई और ऐसी स्थिति आ गई थी कि सोने की 2 मोहर के बदले चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था, मतलब खाने पीने को अनाज नहीं था। रतिपाल और अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात होती है। अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग का लालच रतिपाल को देता है। जब रतिपाल दुर्ग में पहुंचता है अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग के भेद बताकर, तो रतिपाल ने रणमल को भी अपनी ओर मिला लिया। हमीर युद्ध करने का निश्चय करता है और दुर्ग के द्वार खोल देता है और केसरिया वस्त्र धारण करके अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। हमीर की पत्नी रंग देवी और उसकी पुत्री पद्मा, ठीक है, हमीर की पत्नी रंग देवी और उसकी पुत्री पद्मा दोनों के नेतृत्व में रणथंभौर में जल जौहर किया जाता है। ठीक है, हमीर ने अपनी पुत्री पद्मा के नाम पर रणथंभौर में पद्मला तालाब का भी निर्माण किया था।
ठीक है, याद रखना, पद्मला तालाब का भी निर्माण किया था। ये जो जल दोहर था वह राजस्थान का पहला जौहर था और ये पहला साका था। 11 जुलाई 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हो गया। मोहम्मद शाह और के हबरू को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मार दिया गया। रणमल रतिपाल की भी हत्या कर दी गई। अमीर खुसरो इस विजय के बाद में कहता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों को तुड़वाया और हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का प्रशासन अपने सेनानायक उलुग खां को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? उलुग खां को सौंप दिया और स्वयं दिल्ली आ गया। तो इस तरह से रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार। तो ये हमारी चौहानों की शाखा में चौहानों की दूसरी शाखा थी जिसका नाम था रणथंभौर की शाखा। काफ़ी छोटी सी शाखा है। तो इस शाखा की जो सत्ता की शुरुआत होती है वह 1194 से शुरू होता है और 1301 तक। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद हम मिलेंगे चौहानों की एक नई शाखा के साथ जिसका नाम है जालोर के चौहान, सोनगरा चौहान, कान्हड़ देव, और हमारे पास फिर से यही व्यक्ति रहेगा जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विजय की नीति में जालोर को भी विजय किया था। तो कल हम पढ़ेंगे जालोर, शिवाना, अलाउद्दीन खिलजी, कान्हड़ देव के बारे में। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।